The electric flux through a closed surface is equal to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. मतलब ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन। इसमें ई क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जो चार्ज है, बाहर में जो चार्ज है, सब चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर। उस क्लोज्ड सरफेस के हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो या बाहर। लेकिन ये आरएचएस में जो क्यू इन है वो है चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। बाहर वाला चार्ज के कारण क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। This is the fundamental law of nature. It is verified experimentally, but it can also be derived by using Coulomb's law. तो Coulomb's law से इसको डिराइव भी किए थे। पर ये बात याद रखिएगा, ये अंदर बाहर, जैसे कोई क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तभी ना फ्लक्स निकालेंगे, ई डी एस कॉस अल्फा। तो मान ले यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात करेंगे वो कौन चार्ज के कारण? तो जो चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है और जो बाहर है, सबके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक एंड द एरिया एंड अल्फा, ई डी एस कॉस अल्फा। उसी तरह से हर एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे तो पूरा फ्लक्स निकलेगा, जो आता है जो इसके अंदर में चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ। और फ्लक्स को हम समझे थे, ये फ्लक्स ही तो है, फ्लक्स बराबर चार्ज जो अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स को हम ज्योमेट्रिकली भी समझे थे कि फ्लक्स के मतलब किसी भी सरफेस के थ्रू, फ्लक्स के मतलब उस सरफेस से लाइंस पास करना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा। क्रॉस मतलब छेद करते हुए पार होना चाहिए, टच नहीं, कट, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अब इसी को थोड़ा ढेर सारा एग्जांपल बता के पहले पूरा इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन भी तो एग्जांपल ही है। अब मैंने एग्जांपल पढ़ना है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, हम बोले कि ये क्लोज्ड सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बना दिए, जैसा भी शेप था। गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए सरफेस को क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्लोज सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल, जिसका वॉल्यूम होता 2D नहीं 3D, जैसे स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सब, या कोई भी इरेगुलर शेप का भी चलेगा, लेकिन जिसमें लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस तीनों होता हो, दैट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड सरफेस। नॉट अ स्क्वायर, सर्कल, ट्रापीजियम, रेक्टेंगल, ये सब 2D सरफेस है। अगर ये सरफेस होगा भी तो वो खुला हुआ सरफेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हम कोई घड़ा भी ले लिया, ऊपर से बंद नहीं किए, तो भी वो ओपन सरफेस ही कहलाएगा, बंद होना चाहिए। और उसी बंद सरफेस के केस में गॉसेस लॉ वैलिड होगा।
और जो क्लोज्ड सरफेस पर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं उस क्लोज्ड सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये क्लोज्ड सरफेस है। क्वेश्चन है, बताइए इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मुझबानी बोल दीजिए। वीडियो रुक गया है, अभी आ गया, तो 1 सेकंड 5 मिनट रुक गया था। अच्छा ठीक। हाँ, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालने के लिए कहा गया है तो देखिए उस चीज को हम दो तरीके से आज समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे। एक दो तरीके से समझेंगे, एक बाय यूजिंग गॉसेस लॉ और दूसरा अकॉर्डिंग टू नजारा। अकॉर्डिंग टू नजारा। अब ये नजारा क्या होता है आज समझ में आ जाएगा। हम दो तरीके से समझे, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू नजारा। सब क्वेश्चन को हम समझने की शुरुआत में कोशिश करेंगे, सब क्वेश्चन को दोनों तरीके से, जिससे संतुष्टि भी मिले, दोनों तरीका भी समझ में आ जाए, मजा आ जाए। तो पहले हम फॉर्मूला से हम बात करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज अगर है तो इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। आंसर बन गया हाँ। अच्छा, ये क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? यो भी उतने होगा। अच्छा, ये क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अच्छा, ये क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, इसके अंदर में चार्ज नहीं। तो आप जितना भी जैसा भी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, गॉसेस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जो चार्ज उसके अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट, जिसको सुनते सुनते तो जिसको नहीं याद होता है उसको भी याद हो जाएगा। इतना बार इसको बोलना पड़ेगा, जान के नहीं बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है कि बोलना ही पड़ेगा। अब जरा देखते हैं यही पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायग्राम कैसा होता है। तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। जितना बनाइए लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, बट हम इनफाइनाइट ड्रॉ करते नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट लाइन से ड्रॉ हो सकता है। तो ये है आपका ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये हम कोई क्लोज्ड सरफेस बनाए, स्फेरिकल या नॉन स्फेरिकल, टेढ़ा लंगड़ा, कैसा भी क्लोज होना चाहिए। क्लोज 3D ऐसा बोर्ड पर बनेगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। ये तारबुज के शेप का 3 डायमेंशन में, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस तीनों। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ प्लस क्यू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो पॉजिटिव वैल्यू है और चार्ज भी यहाँ अंदर में पॉजिटिव है, फ्लक्स पॉजिटिव। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जिसके थ्रू आंसर आया हमको पॉजिटिव, उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ एक छेद हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, माने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, छेद होते। कोई भी इसमें छेद होकर के इंटर नहीं कर रहा है।
जिसको कहेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स, और इसको आउटवर्ड फ्लक्स भी कहेंगे। हाँ, क्योंकि इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है। तो हमको एक नॉलेज हो गया कि पॉजिटिव फ्लक्स के मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है सरफेस को छेद करते हुए। जरा आप समझते हैं। अब फिर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अब निगेटिव चार्ज का बना, फार्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा वो तो बोलने की जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव फ्लक्स आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हम इसको नजारा से देखें तो जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसमें इंटर कर रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसमें इंटर कर रहा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से रेडियली इनवर्ड होता है। मतलब इसको कहेंगे नेट इनवर्ड फ्लक्स। निगेटिव मतलब नेट इनवर्ड। चलिए ठीक है, और देखते हैं, देखते जाते हैं दोनों तरीके से, बाई नजारा बाई गॉसेस लॉ, बाई नजारा बाई गॉसेस। देखते हैं क्या क्या समझ में हमको आता है। हम जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अब हम खूब मंथन करेंगे, मतलब जो सीखे हैं उससे रिलेटेड बात को खूब सोचेंगे, क्या क्या उससे कंक्लूजन निकलता है जो हम लोग सीखे हैं। क्योंकि अब सीखना नहीं है, अब कंक्लूजन और डेरिवेशन ही निकालना है। अगर हम क्लोज्ड सरफेस आरबी लाइन बना सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम पढ़ा चुके हैं। अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो सब फिर चारों तरफ बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम एक क्लोज्ड सरफेस फिर बनाए कद्दू के शेप का। इसमें अकॉर्डिंग टू साहब, गॉस साहब, फ्लक्स से अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0। और नजारा क्या कह रहा है? नजारा कह रहा है इस कद्दू में 10 छेद हो गया है। क्या देख रहे हैं? आपको आता है समझ कि 10 छेद हो गया है? 1 2 3 4 5, 5 इंटर करने के समय 1 2 3 4 5, 5 बाहर निकलने से। अगर 5 को वायर घुसा दें इस कद्दू में हम, और फिर निकाल दें और उसमें कहें कि कद्दू में छेद गिनिए, तो कितना छेद गिनिएगा? 10। देखिए वो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ गया जो पिछले क्लास में हम उसकी बात कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे फिजिक्स नहीं है लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर हम गॉसेस लॉ के अनुसार सोचते हैं तो आंसर 0 आता है, और अगर हम नजारा के अनुसार सोचते हैं तो भी आंसर 0 आता है, क्योंकि जितना लाइंस बाहर निकल रहा है छेद करते हुए, उतना ही लाइंस इंटर भी कर रहा है, इंटर भी कर रहा है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट from the surface is equal to number of electric lines of force going inside the surface. फ्लक्स 0। जरा और बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड गॉसेस लॉ। दोनों में कुछ कुछ बात तो समझ में आ गया कि जो गॉस साहब का लॉ कहता है वो नजारा भी कहता है। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव मतलब इनवर्ड, और 0 मतलब जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है उतने बाहर निकल रहा है। सर ये 3 केस हो सकता है, मुमकिन नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर याद है तो याद करो, 5 केस हो सकता है। अभी और बताते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge and terminate at the negative charge, ठीक है, terminate at the negative charge।
ये तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायग्राम हम बना दिए। अगर हमसे पूछा जाए, बहुत सारा आप क्लोज सरफेस बना सकते हैं। जैसे ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, दोनों चार्ज इक्वल है। हम बताए थे कि अगर चार्ज इक्वल है तो दोनों से लाइंस, दोनों पर जो एक से ओरिजिनेट हो रहा है, एक पर जाके टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन गिनती बराबर होना चाहिए। गिन के देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 12 यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है, 12 टर्मिनेट हो रहा है। अगर मान लीजिए चार्ज दुगना रहता तो अगर 12 यहाँ पर हम दिखाए हैं तो वहां 24 दिखाना होगा। ये सब सिखाए हुए हैं। Q is directly proportional to N, Q directly proportional to N। खैर यहाँ पर चार्ज हम बराबर लिए हैं तो बराबर दिखाया, चलिए ठीक है। अब हम एक क्लोज सरफेस ऐसा बनाए, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो पहले साहब की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस साहब, ये इसके थ्रू फ्लक्स जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव फ्लक्स। और ये क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसा भी क्लोज बनाइए, कोई स्फेरिकल जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और हम देख भी रहे हैं कि नजारा से इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सब बाहर निकल रहा है, सब छेद करके बाहर निकल रहा है। एरो देखिए, ध्यान दीजिए, और इसमें सब इंटर भी कर रहा है। अब हम क्लोज सरफेस फिर बनाएंगे, लेकिन अब की ऐसे दूसरा बनाते हैं, उसी फिगर में आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, निगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट करता है। अगर चार्ज इक्वल है तो दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, निगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट करेगा, लेकिन गिनती बराबर होना चाहिए। और अगर चार्ज बराबर नहीं है तो फिर गिनती बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब बात इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पहले बताया जा चुका है। तो ये हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दिए, गिनती भी बराबर गिन के आप देख लीजिए, बराबर बनाए हैं। यहाँ से 12, यहाँ 12 भी, ठीक है। अब जो है हम एक क्लोज सरफेस ऐसे बनाए, ऐसे ऐसा भी बना सकते हैं, जो मर्जी हो घेर दीजिए आंख में। चलिए बना दिए। इसके थ्रू फ्लक्स अकॉर्डिंग टू साहब गॉस साहब माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल चार्ज अंदर में डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 0 आया। अच्छा, नजारा अकॉर्डिंग टू नजारा देखते हैं कितना लाइन छेद करके बाहर निकल रहा है। यहाँ से लाइन सरफेस से बाहर निकल रहा है। यहाँ छेद करते हुए सरफेस में इंटर कर रहा है। तो बाहर कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इंटर कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एकदम नजारा भी ठीक है और साहब भी ठीक है, मतलब कि टोटल फ्लक्स 0 आया। और टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, क्योंकि जितना इंटर कर रहा है उतने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस क्लोज सरफेस से बाहर भी निकल रहा है। आप जितना एग्जाम्पल बनाइए, कुछ हम तो कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आप जैसा भी बनाइएगा तो आप क्या देखिएगा, 5 केस रहेगा। सर वो रिपीट कीजिए। हाँ, ये क्लोज सरफेस जो बनाए हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इसके थ्रू फ्लक्स जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में चार्ज कितना है इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में, तो माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, 0 आ गया। और अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम को देखें, हम बिना डायग्राम के इसको बना सकते हैं, कोई दोनों को हम एक तो एग्जाम्पल को, हम हर एग्जाम्पल को दोनों तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम हम काल बनाएंगे। हम सीधा आई क्वेश्चन दिया कि बताइए इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फट से हम गॉसेस लॉ लगाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई आंसर 0 बन गया। हम ये सब इतना लाइन कैल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसको हम समझा रहे हैं चूंकि दोनों में रिलेशन है, दोनों ये बताता है, क्या बताता है वो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो पहले हम लोग निष्कर्ष निकाले कि जिसमें फ्लक्स पॉजिटिव आया था उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा, फिर जिसके थ्रू फ्लक्स निगेटिव आया उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है, और जिसमें 0 आया है उसको देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो जितना बाहर निकल रहा है उतना ही इंटर कर रहा है। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है बाहर निकल रहा है सरफेस को छेद करते हुए, और इंटर कौन कर रहा है, ये इंटर कर रहा है यहाँ छेद करते हुए इंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इससे बाहर भी निकल रहा है, 9 इंटर भी कर रहा है, मतलब कि इसमें टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर निकल रहा है और जो इंटर कर रहा है बराबर है, इसलिए टोटल फ्लक्स 0। तो एक बात हम इतना अभी एक्सपेरिमेंट जो हम एक एग्जाम्पल बताए हैं, इससे आपको क्या नॉलेज मिला, इससे आपको इतना नॉलेज मिला कि सर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल, ठीक। और अगर निगेटिव है तो उसमें क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा होगा, ठीक। और अगर 0 है तो जितना बाहर निकल रहा होगा उतने इंटर कर, ठीक। लेकिन ये तीनों नहीं, 2 केस और हो, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर भी निकल रहा है और इंटर भी कर रहा है, जैसे इसमें बाहर भी निकल रहा है और इंटर भी कर रहा है, लेकिन वो बराबर ना हो, बाहर निकल रहा हो 20 गो, इंटर कर रहा हो 10 गो, ऐसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर हम आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम इसका बनाने के लिए कहें, इसका क्या कीजिएगा, बराबर लाइन बनाइएगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक field, magnitude of electric field directly proportional to the number of lines passing per unit area, per unit perpendicular area, और फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, और चार्ज जो है ई जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये पढ़ाया हुआ है, इसको पढ़ते रहिए, पीछे वाला वही रिपीट करेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो अगर दुगना चार्ज है तो दुगना लाइन यहां से निकालना होगा, ये रूल है, ये इस चैप्टर का बात नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, गिन लेते हैं, गलती अभी बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सर म्यूट हो गया। सर म्यूट हो गया।
अब इसे सोचिए, यहाँ से गिन के अगर ठीक बना हुआ डायग्राम की नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अभी 4 और बनेगा। तो ऐसा दिखाना होगा, ये रूल है इलेक्ट्रिक जो है इसमें। अब घेरिए, समझिए दोनों तरीके से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, दोनों समझिए, दोनों। पहले पहले ये घेरिएगा तो सब इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इंटर करेगा। फ्लक्स फार्मूला के अनुसार कितना है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस बनाइएगा इसको अंदर में ही रहेगा तो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा निगेटिव, और लाइंस भी इंटर कर रहा है, उसको क्या समझाना है। इसमें घेरिएगा, इसके अंदर में अगर टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2q बाई एप्सिलॉन। लेकिन अब जरा हम पूरा क्या घेरते हैं, मेन तो मेरा वो मकसद था जो समझाना है। हाँ ऐसे, अब अगर हम इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालें तो पहले फार्मूला के अनुसार कितना आएगा बोलिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो हम बनाए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नहीं पता है। Q by R, Q by epsilon naught। तो चार्ज में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर में चार्ज है कितना, माइनस क्यू प्लस 2q बाई एप्सिलॉन। कितना आराम है, गॉस साहब का लॉ बहुत इजी है भाई। फ्लक्स निकल गया, पॉजिटिव आ गया। अब जरा देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ, नजारा में क्या। तो नजारा में गिन के देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि जो छेद करके लाइंस बाहर निकल रहा है वो ज्यादा लाइंस बाहर निकल रहा है और इंटर कर रहा है कम, गिन के देख लीजिए। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलने वाला जो है ज्यादा होगा और इंटर करने वाला कम होगा। और वही उलट दें, यही -2q यही +q करते तो ये यहाँ दुगना लाइन दिखाना होता, बात उलट जाए। तो देखिए आप बताइए, अब आप बता सकते हैं, मान लीजिए लेट n1, बोलिएगा आप, पूछेंगे तब, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग कमिंग आउट द सरफेस, कमिंग आउट एक क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझा के आंसर बता दिए हैं। जो हम अभी बता रहे थे वो इसी क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे। तो नंबर ऑफ लाइंस गोइंग इनसाइड, गोइंग इन इनटू द क्लोज्ड सरफेस, इनटू द क्लोज्ड सरफेस। तो अगर डायग्राम के अनुसार से बता, अगर n1 पॉजिटिव हो, n2 जीरो हो, बोलिए कौन फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, माने आउटवर्ड फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स इज आल्सो कॉल्ड आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ड फ्लक्स। जीरो मतलब कि नेट जीरो हो गया, वो तो जीरो ही हो गया। तो बताइए अगर ऐसा हो कोई क्लोज्ड सरफेस जिसमें कि n1 तो है लेकिन n2 है ये नहीं, माने लाइंस बाहर निकल तो रहा है पर इंटर कुछ नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, बोलिए पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ पॉजिटिव, ये वाला मिटा दिए, बता चुके हैं, मिटा दिए। पॉजिटिव चार्ज बनाए थे, पॉजिटिव चार्ज, चाहे इसी को अभी घेर देंगे एक सरफेस ऐसे बना दीजिए, इसमें भी बना सकते। ये क्लोज्ड सरफेस के थ्रू
फ्लक्स पॉजिटिव होगा और सब लाइन चूंकि बाहर निकल, और अगर N1 0 हो N2 पॉजिटिव हो, मतलब कि बाहर निकलने वाला एक भी लाइन नहीं है लेकिन अंदर जाने वाला लाइन है, 12 जो भी 10 लाइन 20 लाइन, तो फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। हाँ, बताते जाइए, आंसर बता के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताते जाइए। और अगर N1 भी ग्रेटर देन 0 हो और N2 भी ग्रेटर देन 0 और N1 N2 के बराबर, मतलब कि N1 भी, जैसे N1 0 से बड़ा तो होगा ही, N1 और N2 निगेटिव तो कभी नहीं होगा, क्योंकि N1 N2 गिनती है, गिनती कभी निगेटिव नहीं होता है, वो तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ये दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ लाइन बाहर भी निकल रहा है, कुछ अंदर भी इंटर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बराबर है, तब फ्लक्स क्या होगा? 0 0 0। 0। इसी में 3 केस हो जाएगा, बराबर है। अगर मान ली यही चीज है लेकिन N1 N2 से बड़ा है, माने बाहर निकल रहा है ज्यादा और इंटर कर रहा है कम, तब पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये वाला, इस केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है ज्यादा, इंटर कर रहा है कम, N1 N2 से बड़ा। और अगर यही चीज हो लेकिन N1 N2 से छोटा हो, N1 N2 से छोटा, मतलब कुछ लाइंस बाहर भी निकल रहा है, कुछ इंटर भी कर रहा है, पर बाहर निकलने वाला कम है, इंटर करने वाला ज्यादा है, फ्लक्स निगेटिव होगा। तो टोटल 5 केस हो गया। क्या ये बात समझ में आया? अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स केवल बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, इंटर कर रहा है तो फ्लक्स निगेटिव, जितना बाहर निकल रहा है उतने इंटर कर रहा है तो फ्लक्स 0, अगर बाहर ज्यादा निकल रहा है, इंटर कम कर रहा है तो भी पॉजिटिव, और अगर इंटर ज्यादा कर रहा है, बाहर कम निकल रहा है तो फ्लक्स निगेटिव। ये तो बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़, देखिए इसे को एग्जाम्पल समझते समझते ये बात समझ में आ गया कि 5 तरह की बातें होगी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अगर लाइंस केवल बाहर निकले क्लोज्ड सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर लाइंस केवल क्लोज्ड सरफेस में इंटर करे तो फ्लक्स निगेटिव होगा, और जितना लाइंस बाहर निकल रहा है उतने इंटर करे तो 0 होगा, और अगर ज्यादा लाइन बाहर निकल रहा है, कम इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ज्यादा इंटर कर रहा है, कम बाहर निकल रहा है तो निगेटिव। ये बात तो इतना आप समझ गए, समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी एक ही चारों तरफ होगा, लेकिन हम इतने बनाए, चलिए छोड़िए, उतना कौन बनाने जाता है, पूरा चारों तरफ बनेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम यहाँ एक क्लोज्ड सरफेस बना दी, इसमें टोटल कितना छेद हो रहा है? 12। 12। 6 इंटर करने के समय 1 2 3 4 5 6, 6 बाहर निकलने के समय, इसका मतलब इसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितना लाइंस इसमें इंटर कर रहा है उतने लाइन से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ अगर हम सोचें तो भी 0 आएगा, क्योंकि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। तो साहब कहते हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चूंकि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है इसलिए फ्लक्स 0। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रखे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वल डिस्टेंट होता है,
पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए नजारा से भी बहुत कुछ समझ में हमको आ सकता है। ये बात मैथमेटिकली पिछले क्लास में प्रूफ किए थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा भी कोलोइड सरफेस होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। आज उसको हम नजारा से देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसमें क्यूब बना दें, क्यूब बना दें तो इस क्यूब में कितना लाइन इंटर कर रहा है। अब क्यूब यहां पर जो बनाइएगा उसमें यहां पर होगा छेद इंट्रिंग के समय, यहां बाहर निकलने के समय, यहां फिर इंट्रिंग के समय यहां बाहर निकलने के समय। मतलब कि देखिए ऐसे देखिए, इधर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर एक दो गो इंटर कर रहा है, एक ऐसे, तो दोनों इधर से बाहर भी तो निकलेगा, पैरेलल है ना। तब पैरेलल है तो कोई भी दो गो पैरेलल लाइन पास करवाइएगा तो दोनों अगर जो इंटर किया है दोनों छेद करके बाहर भी निकले, फ्लक्स 0 हो गया। फॉर्मूला से समझना चाहते हैं, चलिए फॉर्मूला से समझाते हैं। फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इसका साइड लेंथ ए और इसका दो, ये जो एज है, एज एक एज, दो एज, 3 और 4, ये चारों एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, माने दो फेस जो है इसका, एक और ये दो फेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर है। ये दोनों फेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक। ध्यान से क्वेश्चन सुनो। ये सरफेस को हम ऐसा रखे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो रखा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। चलो अब बताते जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर, ठीक, राइट की तरफ इधर बताना ध्यान से। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ई है, साइड लेंथ ए, नहीं बताएगा। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस केवल एक फेस के थ्रू, ये वाला राइट, ये इधर, हाँ राइट फेस के तरफ, आपके तरफ से राइट फेस, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, पिछले क्लास में बताया। एगो इससे टफ क्वेश्चन भी बनाए थे, एनसीईआरटी का था, क्या फायदा हुआ, बता ही नहीं रहा। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ईद वाला सरफेस के थ्रू, माइनस ई स्क्वायर। हाँ आप बताया, ठीक, माइनस ई स्क्वायर। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये ऊपर वाला जीरो। जीरो, हाँ जीरो। नीचे वाला ये जीरो। जीरो। आगे वाला ये फेस के थ्रू जीरो। जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, और उसी के जस्ट अपोजिट वाला से भी जीरो, 4 गो से जीरो, पिछले क्लास में तो बताया। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 4 गो तो जीरो हो गया, ये हुआ प्लस ई स्क्वायर, इसके थ्रू माइनस ई स्क्वायर, जोड़िए पूरा, प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, टोटल फ्लक्स कितना है, जीरो। ये फार्मूला से समझाया। नजारा से जितना छेद करके इसमें लाइन इंटर करेगा
उतना यहाँ छेद उतना ही होगा बाहर निकलने के समय। तो फ्लक्स जीरो, कौन तरीका समझ में आया? एक और तरीका, तीसरा तरीका पिछले क्लास में मैथमेटिकली प्रूफ किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के ये बाहर ई हो गया बाहर, अगर यूनिफॉर्म है तब, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसका वैल्यू जीरो तो ये जीरो। तीन तरीका, एक तरीका ये प्रूफ किए, दूसरा तरीका ये निकाले हर सरफेस के थ्रू जोड़ के बताए, तीसरा तरीका छेद वाला। कौन तरीका समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई तरीका नहीं। पिछले क्लास में हम मैथमेटिकली उसको प्रूफ किए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा भी क्लोज्ड सरफेस रहेगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, जीरो होगा। आज हम एक क्यूब लेकर के इसको समझाए अलग अलग सरफेस से निकाल के बाय यूजिंग फॉर्मूला, मैंने एग्जाम्पल बताए एक, और आज उसी एग्जाम्पल को हम डायग्राम से भी बताए कि जितना इसमें छेद होगा इंटर करने के समय उतने छेद यहाँ बाहर निकलने के समय होगा, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो और होगा यहाँ छेद इंटर करने के समय इधर बाहर निकलने। इसलिए जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है उतने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, इसलिए फ्लक्स जीरो। कौन तरीका समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू जीरो, सही की गलत? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, सही की गलत? गलत। गलत। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस जीरो को हम सही कर देंगे तो समझ लीजिए कि हम गॉस साहब को फेल कर दिए, इतने महान साइंटिस्ट को हम फेल कर दिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो ये होगा। अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो जीरो होगा, अगर अंदर में चार्ज है तो फ्लक्स होगा। और अगर हम बोल देते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, सही, तो इसका मतलब कि ये गॉस साहब का जो ये लॉ पढ़ रहे हैं ये इसको हमने फेल कर दिया। जब फेल कर दिए तो फिर पढ़ने का हमको क्या जरूरत है? फिर ये चैप्टर छोड़ दीजिए। आप सोचिए इनको फेल कर दिए हैं, अब इसका लॉ पढ़ के क्या कीजिएगा? दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, सही की गलत? सही। हाँ अब सही हो, अब सही हो। इसलिए भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य बोलना, अवश्य बोलना। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो हो भी सकता है भाई, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म, ये देखो ना यहीं पर तो बोर्ड पर तो आंसर बना हुआ है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म तो होता नहीं है। पॉइंट चार्ज, कोई पूछे आपसे कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होता है वो यूनिफॉर्म होता है कि नहीं, तो क्या जवाब दीजिए? नहीं होता, फट से बोलिए। अरे E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और रेडियल होता है, ये यहाँ डायरेक्शन इधर है तो यहाँ इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या?
अच्छा, अब सब तरफ बनाए भी नहीं है, आज चारों तरफ बनेगा, इधर भी होगा उधर भी। क्या कोई ऐसा चार्ज आप न्यूमेरिकल बनाए हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आया हो आंसर में? याद कीजिए, इससे ही पता चलेगा रिवीजन किए हैं कि नहीं पूरा चैप्टर। क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकल शुरुआत से लेके आज तक में, इसके पहले जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं उतना तक में, क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल बनाया है जिसमें कि कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आया हो? सोचिए, खूब सोचिए, पूरा चैप्टर को मंथन कर दीजिए, पूरा चैप्टर को घुमा दीजिए। बहुत देर से सोच रहे हैं, कुछ पता चला? ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बनाए हैं जिसमें कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया हो वो यूनिफॉर्म आंसर आया हो? पहले क्वेश्चन हम कौन कौन बताए थे? पहले पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, फिर 2 पॉइंट चार्ज के कारण निकाले थे, फिर 3 पॉइंट चार्ज के कारण निकाले, फिर 4 पॉइंट चार्ज के कारण निकाले, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण निकाले, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण निकाले, फिर डाइपोल के कारण निकाले, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के कारण निकाले। और तो किसी के कारण हम नहीं निकाले हैं, उसमें किसी के आंसर में यूनिफॉर्म नहीं आया। मतलब ऐसा हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं जिसमें चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आया। और ये पिछले क्लास में बोले भी थे कि ये बनाएंगे, गॉसेस लॉ में ऐसा मिलेगा। एक क्वेश्चन में बोले थे, एक क्वेश्चन जो 24 नंबर पूछा था, 2-3 क्वेश्चन आप पूछा बताएंगे हम ऐसा नहीं कि भेजा है उसको बताएंगे। पहले सोचे कनेक्शन जो है ना, ये लिंक जो बना हुआ है, इसको थोड़ा सा हम पहले एप्लीकेशन तक ले जाते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को डील कर देंगे जो क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास भेजे हुए, जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम इस लिंक को, जैसे ना कड़ी को खत्म कर देते हैं। एप्लीकेशन बताने से पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर एप्लीकेशन बताएंगे। अभी हम एप्लीकेशन नहीं बता रहे, अभी तो हम जो पढ़े हैं उसको क्या कर रहे हैं। हाँ, एक स्टूडेंट बोला पजा रहे हैं, हाँ पजा रहे हैं, तेज कर रहे हैं, धार को तेज कर रहे हैं, माने जो सीखे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं ना, उसको बढ़िया से याद कर रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपका क्वेश्चन हम जो नोट किए हुए हैं, जो स्टूडेंट भेजा है वो बताएंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन बताएंगे। लेकिन आपने सोचा नहीं है क्वेश्चन जो पूछे, नहीं सोचे हैं, सोचिए। वाह, ऐसा अभी तक न्यूमेरिकल नहीं बताया, इस चैप्टर में बताएंगे। गॉसेस लॉ के हेल्प से हम किसी चार्ज के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। हाँ, गॉसेस लॉ की हेल्प से। वही एप्लीकेशन में पढ़ना है। और ये बताए भी थे कि 2 लॉ है जिसके हेल्प से हम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एक कूलम्स लॉ, दूसरा गॉसेस लॉ। कूलम्स लॉ से तो निकाले, अभी गिनाए कितना निकाले जो हमको याद है। देखिए हम गिन दिए, सब गिन, जितना हम बताए थे ना सब गिन दिए हम। हाँ, सबका नाम ले लिए, आप नाम ले लेते हैं। आप कोई बताए हैं तो आपको पढ़ के नाम लेना चाहिए। जो नहीं पढ़ाए हैं वो नहीं बता सकते हैं, जो पढ़ा दिए हैं उसको बताना चाहिए। आप सोचे ही नहीं। तो गॉसेस लॉ के हेल्प से भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाता है। निकालेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल मिलेगा जो यूनिफॉर्म भी आएगा। अभी लेकिन अभी तक ने हम लोग ऐसा कोई न्यूमेरिकल बनाए हैं जिसमें चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता। लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम बताए थे कि पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि यहाँ बल्कि सिलेंडर रख दें, हम सिलेंडर भी रख दें तो इसमें भी एक यहाँ छेद हुआ, एक यहाँ छेद हुआ। अगर और लाइन पास करेगा तो जितना छेद यहाँ इसमें होगा इंट्रिंग के समय उतना ही बाहर निकल। अगर कैसा भी क्लोज सरफेस बना देते, एक यहाँ छेद हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 इंट्रिंग के समय 2 बाहर निकल। माने कैसा भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन खाली पूछ रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, धार बना रहे हैं। हाँ, जितना आप पढ़े हैं उसको तेज कर रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन, अगर कोई क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अवश्य 0 होगा, ये गलत है। कोई क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अवश्य 0 होगा अगर वो क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये बात सही है। ये बात समझ गए हम, और इतना तो समझ में आ गया। कैसा भी क्लोज सरफेस रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब उसमें फ्लक्स 0। नॉन यूनिफॉर्म में 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप जैसे देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म में एक एग्जांपल सब बताए हुए हैं। ये जो डायपोल है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जो होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, सब जगह वैल्यू अलग अलग होता है। फॉर्मूला हम याद किए हुए हैं, आप एग्जाम के बाद याद कर दीजिएगा। फॉर्मूला ये है 1/4πε0 p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम आर जब तक इंफिनिटी ले रखें ई 0 नहीं आएगा, बताया हुआ है। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आर बदलेंगे, थीटा बदलेंगे, तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन सब निकाले हैं। यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या समझे इसका मतलब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अवश्य 0 होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 0। बोलिए बोलिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसी को कहते हैं। हाँ, पूरा पजाना, इसे इसको पजाने में बड़ी टाइम लगता है भाई, धार तेज करने में। आप लोग यहाँ टाइम भी देते हैं देर देर तक, आपसे 1 के 1.25 घंटा 1.5 घंटा में बोर होने लगिएगा
तब फिर पजाने में नहीं बनेगा ना, फिर पजाने में नहीं बनेगा। फॉर्मेलिटी जैसे सब जगह पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा के निकलना पड़ेगा। पजाने के लिए आपका भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। जितना टाइम मांगे उतना टाइम आपको भी देना जरूरी है, तब ने हम उसको पूरा टाइम दे करके एग्जाम्पल दे करके पूरा क्लियर करें। तो आपने समझा बढ़िया से कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अवश्य 0 होगा, लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तब ऐसे केस में उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक समझ गए? अब एक क्वेश्चन बना लीजिए पहले। हाँ, एक क्वेश्चन बनाइए, नोट नहीं देखिएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर रिंग, या स्फीयर भी रख सकता है, अच्छा रिंग ही मानिए स्फीयर। ये कुछ है नहीं, ये हम ऐसे ही स्फीयर बनाए हैं। ये तो पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर रिंग। कुछ नहीं लिखा रहे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लेना चाहिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली रहेगा तो अपने क्वेश्चन में लिखे। कभी कभी लिख भी देता है, कभी कभी नहीं भी लिखता है। नहीं लिखा तो यूनिफॉर्मली ही मानना है, हमको अपने मन से मानना है। और ये कोई यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, ये इमेजिनरी हम बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बनाया हुआ है, पर है कुछ ये नहीं। ये इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड स्फीयर। इस रिंग का जो रेडियस है ना वो आर है, और इस स्फीयर का भी रेडियस आर है। ये क्लोज्ड सरफेस हो गया। और इस क्लोज्ड सरफेस का सेंटर जो है इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर, और रिंग का जो सेंटर है इस क्लोज्ड सरफेस के सरफेस पर है। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। हाँ, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। आपको क्या बताना है, इसके इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। ये जो स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, जिस पर हम जो क्लोज्ड सरफेस पर हम गॉसेस लॉ लगाते हैं, वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है। जैसा इमेजिन कीजिए सब पर वैलिड होगा। तो आपको ये बताना है कि इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व है, एससी वर्मा में सॉल्व है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ज्योमेट्री जो 9th-10th का जानता है वो बता दे सकता है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। बस आपको क्या पता करना है कि जो रिंग पर चार्ज है, क्या ये सारा का सारा चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है? नहीं। सारा चार्ज अगर अंदर रहता तो आंसर हो जाता है इसका क्या, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन। लेकिन इतना ही चार्ज अंदर में है, कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ। ये सब चार्ज जो है बाहर में। अब पता कीजिए अंदर में कितना चार्ज, क्योंकि इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब ये अंदर में कितना चार्ज आ रहा है, इसको पता करने के लिए 9th-10th का ज्योमेट्री आपको यूज करना पड़ेगा। तो कीजिए।
क्या आंसर आया? हाँ, नहीं बना है? कितना आंसर आया? अरे 9th 10th पढ़े हैं ना एक के बार 11th में एडमिशन ले ली। आपको केवल ये पता करना है कि इस रिंग पर जो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है उसमें से कितना चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ये पता करना है। ये अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला से मतलब है नहीं, क्योंकि गौस साहब कहते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा जो अंदर में चार्ज है पड़ रहा है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। आप अंदर वाला चार्ज पूरा में चार्ज कैपिटल क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना पोर्शन पर कितना चार्ज होगा आप को पता नहीं चल रहा। देखिए ऐसे ये इसको यहाँ मिला दिए, ये भी आर हो जाएगा क्योंकि सेंटर है, ये स्फीयर का सरफेस है, ये सेंटर है, ये रिंग है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो इसका मतलब इस सब अगर आर हो गया तो ये 60 डिग्री या ये भी 60 डिग्री। हाँ, तो ये पूरा कितना हो गया? तो पूरा 120 डिग्री। अच्छा, ये पूरा 120 डिग्री आ गया। इतना 120 डिग्री तक चार्ज जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ रहा है। चलो ठीक है, पूरा एंगल कितना सर? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री पर कितना चार्ज है? टोटल चार्ज क्यू है, तो यू 120 डिग्री में कितना होगा निकाल लेंगे एक एक नियम से, तो निकाल लिए ना, निकाल। इसका मतलब इतना पर चार्ज, ये 1/3 हो गया, 360 का 1/3, ऐसे मुझबानी बोल देगा Q/3 चार्ज, इधर बाहर में पड़ गया 2Q/3, तो Q/3 चार्ज अंदर में, तो फ्लक्स कितना है? तो जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, पूरा खाली ज्योमेट्री का यूज था, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं था। आया समझ में? यस सर। जो चार्ज अंदर में है, अच्छा गॉसेस लॉ को कितना बार बोल चुके होंगे? 20 बार तो बोल चुके होंगे। अभी आधा से ज्यादा पूरा एप्लीकेशन बाकी है, मतलब बहुत बाकी है, माने 70%। सोचिए कितना बार आप बोलेंगे? वहां पे वहां लगता है 30-40 बार आप बोलिएगा। हाँ, तो ये तो छोटा है ना, बड़ा छोटा है। जो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस बराबर जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अरे जिंदगी में कभी भुलाएगा नहीं स्टूडेंट, इतने बार इसका एप्लीकेशन करेगा नहीं कि भुलाएगा नहीं। अच्छा आप सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, लेट φ1 इज द आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव फ्लक्स है, कब बताए हैं? आज बताए हैं। ठीक, φ1 इज द आउटवर्ड फ्लक्स एंड φ2 इज द इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स मतलब नेगेटिव फ्लक्स, कब बताए हैं? आज बताए हैं। इनवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कोई क्लोज्ड सरफेस में φ1 जो है आउटवर्ड फ्लक्स है और φ1 जो है φ2 इनवर्ड फ्लक्स है। फाइंड द चार्ज इनसाइड द सरफेस, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। ये आया हुआ कंपटीशन में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है सब, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। ये सब अभी सिंपल सिंपल जो शुरुआत का बता रहे हैं, सब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट।
हाँ कितना आंसर आया ना दे। इतना देर कौन चीज का भाई साहब बोले टोटल फ्लक्स बराबर नेट आउटवर्ड फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ टोटल फ्लक्स कितना है तो 5 आउटवर्ड है तो पॉजिटिव हो गया, 5 इनवर्ड है तो निगेटिव हो गया, ये टोटल फ्लक्स हो गया थ्रू क्लोज्ड सरफेस बराबर जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में चार्ज पूछा गया है हमसे और ये आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स 5 है, अंदर इंटर कर रहा है वो 5 है, तो नेट फ्लक्स हो गया 5 माइनस 5 और टोटल नेट फ्लक्स बराबर थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस बराबर जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन बोले हैं गॉस साहब, कौन बोले हैं गॉस साहब, गॉस साहब। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to charge inside the surface divided by epsilon naught और फ्लक्स स्केलर है अलजेब्रा के जैसा ऐड होगा प्लस माइनस पॉजिटिव आउटवर्ड है जब पॉजिटिव इनवर्ड है तो निगेटिव जस्ट लाइक जैसे अलजेब्रा में ऐड होता है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर। तो किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने का कितना तरीका सर? 2 तरीका। एक ये वाला फार्मूला लगाइए, यूनिफॉर्म है तो या नॉन यूनिफॉर्म है तो छोटा एरिया करके इंटीग्रेशन माने एक फार्मूला से अच्छा ठीक है वो फार्मूला से। दूसरा सर साहब गॉस साहब के अनुसार से भी फ्लक्स निकाला जा सकता है। हाँ अगर मान लो जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर में चार्ज है, पूछा इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो, आंसर बोल दिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या गलती हो गया सर? नहीं गलती तो एकदम सही है, पूरा नंबर मिलेगा एकदम सही। जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, फ्लक्स निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? इनके अनुसार निकाले। आइए वही फार्मूला बताए थे वो तो भूल नहीं गए? नहीं वो नहीं भूले हैं, नहीं इन्हें कि ये गॉसेस लॉ के अनुसार से जब आज हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फार्मूला के अनुसार से जो फ्लक्स निकालने के लिए सिखाए थे कहीं वो भूल तो नहीं गए हैं? कोई प्रॉब्लम? अनेक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एरिया दिया हुआ तो हम तो फार्मूला से निकालेंगे। चार्ज अंदर में दिया हुआ है, क्लोज्ड सरफेस की बात किया है तो गॉसेस लॉ से। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार से हम कैसे प्रॉब्लम बनाए। ये तो आदमी 9th में सिखाया जाता है कि देखो भाई अगर यू ए और टी दिया रहेगा ना अभी निकालना रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना, लेकिन यू ए एक्स दिया रहेगा ना अभी निकालना रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना। तो डिपेंड्स अपॉन क्या दिया हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके आधार पर से हमको दिमाग लगाना होगा कि कभी गॉसेस लॉ की हेल्प से भी फ्लक्स का प्रॉब्लम बनता है और कभी फार्मूला से भी फ्लक्स का प्रॉब्लम बनता है। हम सब तरह के एग्जाम्पल बता चुके हैं और बता रहे हैं और अभी और बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, खजाना खाली नहीं हुआ है। एप्लीकेशन इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस लॉ, इसलिए एप्लीकेशन एग्जाम्पल तो हम 50 को बताएंगे। कोई भी बुक का एक न्यूमेरिकल बन जाएगा अगर ध्यान से मेरी बात समझ गए तो। इतना हम आपको उसको धार देंगे, तेज कर देंगे। आप तो बात तो समझिएगा। बेसिक इज फिनिश्ड, बेसिक इज definition of Gauss's law and a statement of definition of electric flux and a statement of Gauss's law। बस यही समझना था हमको। पूर्व रूप से तो न्यूमेरिकल को कोई लेना देना है नहीं, तो बस बाकी सब एप्लीकेशन है, कभी कौन यूज हो सकता है, देखते रहिएगा। अब क्वेश्चन फिर अगला, ये क्वेश्चन है कि ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है, ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है लेकिन हम बोर्ड पर बना नहीं सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लिख देते हैं। बनाए तो सेमी सर्कुलर रिंग बन गया है,
क्योंकि हेमिस्फेरिकल सरफेस बना हमने, खुला है, आधा आधा है, स्फीयर का आधा पार्ट है और खुला हुआ है, ऊपर मुंह खुला है, और इसके खुले मुंह पर सेंटर पर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, और इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमको फ्लक्स निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। सर इसमें फॉर्मूला से तो नहीं बनेगा हमके, क्यों सर? टेढ़ा सरफेस है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और बोले थे आपकी डबल इंटीग्रेशन वाला तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका मतलब ये कोई दूसरे उपाय से बनेगा, लेकिन सर फॉर्मूला से बनेगा नहीं, बनेगा मतलब टेढ़ा है तो इंटीग्रेशन लेंदी होगा, तो वो हमको ऐसे बनाना नहीं है। सर गॉसेस लॉ इसमें लगेगा नहीं क्योंकि सरफेस क्लोज नहीं है, तो फ्लक्स निकलेगा कैसे सर? एक ही उपाय बचता है, वही टुकड़े काट के बनाना पड़ेगा, एगो एलिमेंट काटना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कोई उपाय नहीं है सर। हमको वो जो करना पड़ेगा उसको छोड़िए कि तुम सोचना, उसको छोड़िए के सोचना है। हाँ, सारा क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के बुक में विदाउट इंटीग्रेशन ऐसा क्वेश्चन सेटिंग रहेगा कि वो बनेगा। तो सर बनेगा कैसे? बताते हैं भाई, बताते हैं, चिंता मत करो, आज मजा आएगा, बताते हैं, समझ रहे ना? हमको या तो फॉर्मूला से विदाउट इंटीग्रेशन जो निकल सके वो सोचना है, या गॉसेस लॉ सोचना है। हाँ, अब लगता है कुछ सीखे हैं। अभी एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो बताते बताते ऐसा लगेगा ना कि आप सर एप्लीकेशन क्या समझ में आया है, एकदम जस्ट लाइक न्यूमेरिकल लगेगा, एग्जाम के लिए रटना नहीं पड़े। जो ये बात बताए हुए हैं कि जो इस चैप्टर का एप्लीकेशन डिराइव कर सकता है वो इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल बना सकता है, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉसेस लॉ इसको अलग से डिटेल से इसलिए पढ़ाते हैं कि एक तो पहले इसका ढेर सारा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें जो गॉसेस लॉ जो पढ़ रहे हैं इसमें सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बॉडी पर चार्ज देंगे तो कहां पर कितना रहेगा, सबका नियम कानून इसी से चलता है, पता आगे अभी पढ़ेंगे। ये इसके बगैर पढ़े हुए कैपेसिटर समझना नामुमकिन, मतलब कैपेसिटर में अपना कोई थ्योरी नहीं है, सब गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। अगला टॉपिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जान, ये खत्म, बल्कि है तो दुए लाइन का चीज, लेकिन उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एक आध सौ एग्जाम्पल से समझना है, जिससे कि एकदम वो दो लाइन बढ़िया से समझना है, वो दो लाइन कभी गलती हमसे ना हो। फ्लक्स का डिफिनेशन गॉसेस लॉ, बस उतने से क्वेश्चन सारा बने। देखिएगा हम जितना पूछेंगे ना एप्लीकेशन भी सब उतने से डिराइव। अब कोई आश्चर्य की बात तो आप लोग को है नहीं, क्यों? जब F बराबर ma से पूरा 11th पढ़ा जा सकता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ का कमाल सालों भर सुनते रहा। न्यूटन, कौन ऐसा दिन था 11th में जिस दिन जिस क्लास न्यूटन का नाम नहीं लिया जाता? हर समस्या का समाधान फ्री बॉडीड है। उसी तरह से भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ, जिस तरह से मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, बस समझ लो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ कूलम्ब्स लॉ से भी ज्यादा महत्व रखता है।
कूलम्ब्स लॉ तो सिमिलर है ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर 11th में कोई ग्रेविटेशन पढ़ लिया है तो 50% तो पहला चैप्टर वही है। वो तो भुला जाने पर हम तो मान के चलते हैं भुला गया तो सब चीज पढ़ाते हैं। यही पूरा नया चीज हो जाता है, बल्कि दुए लाइन का है लेकिन नया चीज है, इसीलिए तो इतना एग्जाम्पल बता रहे। अभी बनेगा कैसे तो सुनिए, दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना बात तो है कि इसके थ्रू फ्लक्स होगा, कहेगा ये कैसे आपको समझ में आया? नजारा से, नजारा कैसे समझ में आया? यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा ने? हाँ होगा। तो कुछ ऊपर से जाएगा तो कुछ नीचे से जाएगा ने? हाँ सर जाएगा। तो नीचे जाएगा तो इसमें छेद होगा ने? अच्छा हाँ, माने इस सरफेस से क्रॉस करेगा ने लाइन? हाँ सर, तो फ्लक्स तो होगा। हाँ वाह, बढ़िया बढ़िया समझते हैं आप, तो इतना सिखा कर रहे हैं। यहाँ से लाइंस, दिमाग बनाना जरूरी थोड़े, लाइंस बना बना कर बार बार दिखाना। सोचो भाई सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाहर निकल रहा है, तो कुछ इसमें छेद होगा कि नहीं? और छेद हुआ तो फ्लक्स हुआ। जिस सरफेस में कोई छेद नहीं, फ्लक्स नहीं। हम बोले थे ना गॉसेस लॉ में छेद का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारा बात एकदम एकदम टफ से टफ बात आराम से समझ में आता है। क्रॉसिंग का मतलब समझिए, क्रॉसिंग द सरफेस, थ्रू द सरफेस। बाल का खाल निकालिए, ऐसा पढ़िए। फ्लक्स तो होगा, पर कितना होगा हम गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस कोलोड है नहीं। कर देते हैं लेकिन हम इसको बंद कर दिए, जानबूझ के बंद कर दिया। हाँ कर दी, देखे पर आप सुनते तो रहिए ध्यान से। कर दिए हाँ, मैंने जैसा हेमिस्फीयर नीचे था वैसा हेमिस्फीयर ऊपर रख दिया। हाँ रख दी। अब तो बंद हो गया। हाँ बंद हो गया। अब इस सरफेस के थ्रू गॉसेस लॉ तो लग सकता है। हाँ अब लगेगा, जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, अब सिमेट्री का इस्तेमाल करो। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, जितना ऊपर से आधा ऊपर से पास करेगा उतना ही आधा नीचे से पास करेगा? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर पर है, ड्यू टू सिमेट्री। आधा लाइन, जितना लाइन बनाना बना, लेकिन हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा यूनिफॉर्मली बनाइए, देखो ऐसे तो बनाना जरूरत है नहीं, लेकिन समझदार तो उतना हो ही चुके होंगे। ये तो बात क्लियर है कि जितना लाइन से ऊपर से पास करेगा उतना ही लाइन से हेमिस्फेरिकल, लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस से भी पास। तो अगर ऊपर से अपर हेमिस्फेरिकल सरफेस से इसको छोड़ देगी तो 1 2 3 4 5 6 7, और लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस में भी 1 2 3 4 5 6 7। और इतना बनाने की क्या जरूरत था? सिमेट्री कह रहा था, सेंटर पर है, आधा ऊपर से पास करेगा आधा नीचे से पास करेगा। अगर यहाँ से समान रूप से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ निकल रहा है तो इसलिए इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू बन गया। हाँ सर बन गया। चलिए यार, देखिए बन गया ना। कोई दिमाग लगाना है इस तरह से, सिमेट्री वगैरह ये सब कुछ दिमाग लगाना है। लेकिन आपको या तो फॉर्मूला से प्रॉब्लम बनेगा या गॉसेस लॉ से बनेगा, लेकिन फॉर्मूला में आपको बगैर इंटीग्रेशन वाला तरीका ही सोचना होगा, क्योंकि आपके लेवल में सारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। तो बड़ा आराम की बात है सर, इंटीग्रेशन वाला नहीं रहेगा। हाँ आराम तो है, लेकिन इतना भी सोचना
कितना को तकलीफ होता है भाई, इतना भी इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन से मुक्ति है और हायर कोर्सेस में ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन कितना को इतना सोचने में भी बहुत तकलीफ होता है, हैं? तो ठीक है, अब बताइए ये चार्ज यहाँ है, यहाँ सेंटर पर नहीं, उससे नीचे, ज्योमेट्रिकल सेंटर से नीचे, प्लस क्यू चार्ज। चार्ज का नेचर ना लिखे तो प्लस मानिएगा, ठीक है। अब बताइए इस हेमी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो, अब बताइए। पहले फ्लक्स होगा कि, अब फ्लक्स तो होगा, वहां से लाइन से निकलेगा, ऊपर भी नीचे भी, जो ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर चल जाएगा, जो नीचे जाएगा इसको तो छेद करेगा ही। छेद का बड़ा इंपॉर्टेंस है, छेद होगा तो फ्लक्स तो होगा। हाँ होगा, ठीक। तो अब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, थ्रू द हेमी स्फेरिकल सरफेस, क्या ये बना सकते हैं? सेंटर पर था तो आंसर आया Q/2 एप्सिलॉन। अब सेंटर से नीचे है तो अब क्या आंसर होगा, बोल क्या ये बना सकते हैं? तो सुनिए, ये क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमी स्फेरिकल सरफेस, क्वेश्चन ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब कि बन नहीं सकता, बन सकता है, ये बिना इंटीग्रेशन का नहीं बनेगा, माने गॉसेस लॉ के हेल्प से नहीं बनेगा, जो सिमेट्री का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। बंद कर दे सकते हैं, बंद कर देंगे, बंद करने में कोई लफड़ा नहीं है। अब बंद करेंगे तो इस टोटल फ्लक्स इससे Q/ε0 भी होगा, ये भी, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। चार्ज जहां भी अंदर में रहे उससे क्या मतलब है साहब को, कोई मतलब नहीं है, चार्ज अंदर में है जो डिवाइडेड बाय ε0। अच्छा वो चार्ज, अरे जैसा तैसा टेढ़ा लंगड़ा हर कोलोइड सरफेस के लिए गॉसेस लॉ वैलिड, और चार्ज अंदर में कहीं भी रहे उससे कोई मतलब, हम प्रूफ करके दिखाए थे, अंदर में कहीं भी चार्ज है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रहे, पिछले क्लास की बात है, हम प्रूफ करके बताए थे। क्यों प्रूफ करके क्यों बताए थे? कि कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होगा, कम से कम उस प्रूफ करने के लिए याद मत कीजिए, लेकिन ये ध्यान में तो रहेगा ना, कह रही कैसा भी कोलोइड सरफेस के लिए प्रूफ हुआ था, केवल स्फेरिकल के लिए नहीं, टेढ़ा लंगड़ा कैसा भी। तब फायदा होता है भाई, दिमाग में ये तो सेट कर दिया कम से कम, गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर एनी कोलोइड सरफेस। कोई मतलब नहीं कि टेढ़ा है लंगड़ा है कैसा है, कद्दू का शेप का है कि तरबूज के शेप का है कि ये टमाटर के शेप, 3D होना चाहिए बस, बंद होना चाहिए, कैसा भी कोलोइड। लेकिन इस यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है, तो गलत, लेकिन अब इसके हेमी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये हम बाय यूजिंग सिमेट्री नहीं बता सकते, क्योंकि इतना खाली कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, सर ये हम मेरे सिलेबस में अभी बोले कि ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे पूछा, बड़ा चमत्कार होता है भाई, चमत्कार। कैसे पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमी स्फेरिकल सरफेस, नहीं पूछा है, फाइंड नहीं पूछा, हेमी स्फेरिकल सरफेस, देखिए कैसे पूछा। देखे कैसे पूछा, देखिए बता, अब यहाँ पर यहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, हाँ सर यहीं से निकलेगा, यहाँ से बनाते हैं एकदम अपना सोच समझ, इसको दिमाग में समझिए, सब कुछ है नहीं, आप अपना बनाइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड जैसे बनाते हैं,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको बनाने के समय इस सबको ध्यान में मत रखिएगा कि स्फीयर है या लाइन है, ये सब मत ध्यान में रखिए। अपने बनाइए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड, जैसा होता है वैसा आप बनाइए। ये मत सोचिए कि यहाँ पर स्फीयर है, वो सबको मत सोचिए, बाद में सोचेंगे, देखा जाए। पहले तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड अपना बना दीजिए, बाद में देखा जाएगा वो स्फीयर का जो बना हुआ है। चलिए ठीक, बना दिए। अब ये जो, अब इसको देखिए स्फीयर और हेमिस्फीयर को देखिए। अब जो देखना है देखिए, पहले तो हम अपना अनुसार से जो होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड वो हम बना दिए। अब स्फीयर देखिए, अब स्फीयर देखे ना सर, हाँ देखिए ना, ये हेमिस्फीयर नीचे वाला देखिए, छेद, एक छेद, दो छेद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नीचे वाला हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज्यादा है, ऊपर वाला के थ्रू कम है। मतलब कि नीचे वाला में आधा से ज्यादा है। इतना कह सकते हैं कि लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ग्रेटर देन क्यू बाई। एग्जैक्टली क्या होगा निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। एग्जैक्टली निकालने के लिए फिर इंटीग्रेशन वगैरह, आइए डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ रहेगा, वो एक्स्ट्रा डाटा भी देगा और एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, वो हमको करना नहीं। देखे बन गया क्वेश्चन, इतना तो आपके लेवल में पूछा जा सकता है ना विदाउट इंटीग्रेशन। अरे समझ में आया? नहीं आया। लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा, अपर हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कम होगा। अब आधा आधा नहीं होगा, नीचे वाला से आधा से ज्यादा लाइंस पास कर रहा है, ऊपर वाला हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू आधा से कम लाइंस क्रॉस कर रहा है। क्या आया समझ में? यस सर। बढ़िया, बहुत आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो कहते हैं वो खाली करते रहिए। पीछे वाला याद रखिए, उसके कारण अगर दिक्कत होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बोलिए ना, आप ही बताइए कि अगर हम दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर से रिलेटेड कोई बात आ गया, वो पूरा फिर पढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं पता चलेगा तो फिर पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ऐसे जिंदगी में देखो खत्म, वो खत्म ही नहीं होगा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा बोल दे सकता है आदमी, लेकिन पूरा का पूरा रिवीजन करने का मतलब है कि 5-6 साल लग जाएगा सिलेबस खत्म होने। तो ये आपको समझ में आया? आप देखिए, एक आप क्वेश्चन पूछते हैं, नजारा से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जो काम फार्मूला नहीं कर सकता है, जो काम लॉ नहीं कर सकता है, वो काम नजारा कर देता है, कर देता है। जैसे अकाउ क्वेश्चन बताए तो जो केवल, अब जैसे यही क्वेश्चन नजारा से हमको पता चल गया कि लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स हाफ से ज्यादा होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन एसी वर्मा में है, आईआईटी में आया हुआ एसी वर्मा में, ये हेमिस्फीयर है। अच्छा ठीक है, हेमिस्फीयर 4 गो पॉइंट्स यहाँ दिखाया है, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, कहाँ ये पता नहीं चले, लेकिन हम अपनी मर्जी से नाम कर देते हैं। चलिए ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, उल्टा रखा हुआ है, नीचे मुंह खुला हुआ है, बंद नहीं। अच्छा बंद नहीं। गॉसेस साहब का भी लॉ बड़ा कमाल का चीज,
बड़ा कमाल, समझ रहे हैं? अगर इस ऊपर वाला को हम बंद कर दें, ऐसे सीधे बंद कर दें, डिस्क रख करके ऐसी कोई सीधे, जैसे गिलास में जो पानी पीते हैं तो ऊपर से ढकने के लिए नहीं यूज करता है आदमी कि मच्छर उच्छर नहीं गिरे, हैं? तो उसको बंद कर देंगे तो फिर गॉसेस लॉ वैलिड हो जाएगा। सोच, इसको अगर ऐसे बंद कर देंगे तो गॉसेस लॉ वैलिड हो कि अब इस पोलर सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, कैसा भी कोलोड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोलोड सरफेस इज इक्वल टू जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और उस हेमिस्फेरिकल सरफेस के अगल बगल में 4 पॉइंट्स दिखाया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज, मान लीजिए उस पॉइंट चार्ज पर कुछ भी चार्ज होगा, क्यू चार्ज है मान लीजिए, एक पॉइंट चार्ज, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, इस चार्ज को इस चारों में से किस पॉइंट पर रखा जाए, इस चार्ज को इस चारों में से किस पॉइंट पर रखा जाए जिससे कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज ना करे। माने अगर जीरो है इसके थ्रू फ्लक्स तो जीरो ही रहे, कहां रखा जाए, इस क्यू चार्ज को रखना है, ए पर रख सकते हैं आप, बी पर, पॉइंट बी पर रख सकते हैं, सी पर भी रख सकते हैं, डी पर रख सकते हैं। इन चारों में से किस पॉइंट पर आप रख सकते हैं जिससे कि उसको रख देने के बाद इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखते हैं, देखिए ये देखिए नजारे से ही बनेगा, नजारा से बनेगा। देखिए पहले हम ए पर रख के देखते हैं, ठीक है। नीचे का मुंह खुला हुआ है, याद रखिए, ये हेमिस्फेरिकल उल्टा कटोरा, नीचे मुंह खुला हुआ, ठीक। यहाँ चार्ज रखिए, चलिए रख दिए चार्ज, रख दिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने बनाइए, उसको मत देखिए, अपना बनाइए जैसे जानते हैं, रेडियली आउटवर्ड, अच्छा बना दे, ठीक, बनाइए। और भी बना सकते हैं, इधर इधर भी बढ़ाना होगा, चलिए अब ज्यादा नहीं बनाते, इधर भी बढ़ाना होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ठीक है जितना बनाइए, लेकिन हमको इधर से मतलब है। अब इसमें कितना लाइंस, यहाँ कितना लाइंस इंटर कर रहा है, तो 2, ये तो छूते उपाधि, छेद 2 को हो रहा है एंट्री के समय, इस सरफेस में छेद कितना होगा सर, 2 को, यहाँ छेद, यहाँ छेद, और बाहर निकलने के समय 2 छेद। इसका मतलब कि इसमें जितना लाइन इंटर कर रहा है उतने लाइन बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर चार्ज रखने पर इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से फ्लक्स क्या है, इस चार्ज की वजह से फ्लक्स 0 है, इस चार्ज की वजह से, मतलब अगर 0 पहले से था तो 0 ही रहेगा, यहाँ चार्ज रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा अब जरा, ये तो ए पर हुआ ना, अब सी पर रख के देखते हैं, नजारा बहुत काम का चीज है, सी पर रख के देखते हैं। हाँ, गॉसेस लॉ में क्रॉसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, अपना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम रेडियली आउटवर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम अपना बना देते हैं, बगल में सरफेस है तो बाद में देखेंगे क्या है, नहीं है, बना दिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली, चलो ठीक। बताइए इसमें
हाँ बताइए, एरो भी पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एरो भी होगा, हम एरो नहीं डाले हैं। हाँ बताइए तो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, एकदम अपने ध्यान से देख करके जरा बताइए कि इस सरफेस में कितना छेद हुआ है इंटरिंग के समय। भाई 5 छेद, अब बाहर निकलने के समय कितना छेद हुआ? 2। वाह, आंख तो बहुत अच्छा है आपका, एकदम सही। हाँ एकदम सही, इंटरिंग के समय 5 छेद हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, और बाहर निकलने के समय केवल 2 छेद हुआ। यहाँ छेद होने का तो सवाल ही नहीं, हो तो मुंह खुला हुआ। वाह क्या दिमाग लगा दिया। तो इसका मतलब इंटर यहाँ ज्यादा किया है, निकला कम है, मतलब यहाँ पर अगर हम चार्ज रख देंगे तो उसके वजह से इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटर ज्यादा किया, बाहर निकला कम तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव याद है ना, ज्यादा इंटर किया बाहर कम निकला तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कुछ जीरो नहीं हुआ, माने यहाँ रखने पर अगर यहाँ चार्ज रख देंगे तो इसके थ्रू फ्लक्स जो है अगर पहले से जीरो था तो बाद में जीरो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर, चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पर हम एक चार्ज को रखें, पॉइंट चार्ज को, जिससे कि उसको रखने के बाद इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चेंज ना हो। ए एंड बी, हाँ ए एंड बी, 2 ऑप्शन करें, ए एंड। ये कैसे बना गॉसेस लॉ फॉर्मूला या नजारा? ये प्रॉब्लम कैसे बना है? नजारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम की हेल्प से, इसलिए वो छेद करने वाली बात और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रद्द करने वाली बात समझना बहुत जरूरी था, जरूरी था। अब एक क्वेश्चन कुछ फटाफट जरा बताइएगा आंसर, है ना? हम ये है क्यूब, लेकिन टेढ़ा जान बुझ के बनाए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइड लेंथ उसमें दिया हुआ है, यहाँ इसके ठीक ऊपर, इस क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर प्लेन सरफेस, स्क्वायर प्लेन सरफेस, और इसके ठीक ऊपर सेंटर, इसके सेंटर के ठीक ऊपर यहाँ चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, a/2 डिस्टेंस। चार्ज का वैल्यू भी दिया हुआ है, इस स्क्वायर प्लेन सरफेस का साइड लेंथ भी दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस स्क्वायर प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या, ऐसा क्वेश्चन रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इससे पॉइंट चार्ज है ना, सरफेस प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ई डेल्टा एस cos थीटा से सोचना ठीक काम ही नहीं करेगा बिना इंटीग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ यहाँ से जो लाइंस निकलेगा वो स्क्वायर को छेद करके पार करेगा, फ्लक्स तो होगा, फ्लक्स होगा इसके थ्रू, पर वो हम फार्मूला से निकाल नहीं सकते हैं। अब रहा गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड होता है। क्या क्लोज्ड सरफेस हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, देखिए कैसे। ये स्क्वायर प्लेन सरफेस है, इसे यहाँ इसका साइड लेंथ ए और इसके सेंटर से
इस प्लेन के परपेंडिकुलर a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज a/2 डिस्टेंस। आपको करना क्या है कि ऐसा ऐसा 5 स्क्वायर और ले लीजिए, 5 गो और, माने टोटल 6। एक ये हो गया, एक यहाँ रखिए ऐसे, 2 3 4 5, एक बंद की, 6 हो गया। अब तो बंद हो गया ना? हाँ, लेकिन 6 गो ऐसा लिए तब ना बंद हुआ। हाँ ले क्यूब बन गया, बंद हो गया, बंद हो गया तो क्यूब बने चाहे जो बने, बंद हो गया तो गॉसेस लॉ अब अप्लाई इस कोलोइड सरफेस में कर सकते हैं। तो इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो इस क्यूब के अंदर में ही चार्ज पड़ जाएगा, क्यू चार्ज तो यहाँ पड़ेगा, जो क्यूब बना उसके अंदर यहाँ पड़ेगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। और ऐसा ऐसा कितना फेस है उस क्यूब में? तो 6, 1 2 3 4 5 6। ये चार्ज कहाँ है? चार्ज सेंटर पर आ जाएगा। ये है ना, ये बाई 2 है सेंटर। अच्छा, तो ये वो जो 6 फेस है सबके थ्रू फ्लक्स बराबर पास करेगा। क्यों बराबर पास करेगा? क्योंकि वो सेंटर पर है। तो सिमेट्री के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो जितना लाइन इससे क्रॉस करेगा उतना लाइन ऊपर वाला सरफेस से भी क्रॉस करेगा, उतना लाइन इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा, उससे भी, और सब सरफेस से बराबर लाइंस पास करेगा। इसलिए किसी एक स्क्वायर प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन। तो आंसर हो गया Q बाई 6 एप्सिलॉन। मतलब एक आपको क्यूब बना देना है, या स्क्वायर प्लेन सरफेस दिया है उसको इमेजिन करके एक क्यूब बना देना है। अब क्यूब ऐसा बनाइएगा, माने क्लोज कर देना, ऐसा क्लोज कीजिएगा कि वो जो चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो उसके सेंटर पर, सेंटर पर। तो इस जितना भी 6 फेस है वो सब सरफेस के थ्रू फ्लक्स बराबर पास करेगा। तो एक सरफेस के थ्रू कितना? Q बाई 6 एप्सिलॉन। तैयार है आप बताने के लिए? तो आप तैयार हो जाइए बताने के लिए। तो हम ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक स्क्वायर प्लेन सरफेस। मतलब कि ऐसा तरह के क्वेश्चन में दिमाग आपको ऐसा लगाना है कि किसी भी तरह से वो बंद हो जाए, क्लोज्ड सरफेस बन जाए और सिमेट्री का इस्तेमाल हो सके। केवल क्लोज्ड सरफेस बनने से नहीं होगा, तब हम फ्लक्स का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर, इस क्यूब के एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज है। बताइए इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या हो? क्यूब के कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज है, एक कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज है, तो इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो? Q by 8 epsilon naught. Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 8 एप्सिलॉन। क्या सबका यही आंसर? यस सर। Q बाई 8 एप्सिलॉन। क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज, क्यूब के कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर पर चार्ज। और उस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये बताना है।
उस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये बताएं। तो एक बोला स्टूडेंट क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, नहीं क्यू बाई कितना बोला, हाँ 8 बोला, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, है ना। ऐसे एक नहीं 2 स्टूडेंट बोला क्यू बाई 8, सही आंसर। इमेजिन कर लेते हैं आप लोग। देखिए ये क्यूब खूब इमेजिन कीजिएगा, बड़ा इमेजिन मजा आता है। एक क्यूब यहाँ पर चार्ज है, तो ऐसा ऐसा 4 क्यूब लीजिए, ऐसा ऐसा यहाँ रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए इसके साथ, एक इधर एक इधर, 4 क्यूब, और 4 गो और लीजिए इसके ऊपर रख दीजिए, 8 गो हो गया। और ये वाला जो कॉर्नर पर चार्ज है वो सेंटर पर आ जाएगा, और ये जो क्यूब बनेगा उसका साइड लेंथ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a 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 2a, और ये यहाँ पर सेंटर पर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा 8 क्यूब लेने पर बंद हो जा रहा है, ऐसा ऐसा 8 क्यूब लेने पर बंद हो जा रहा है, और ये चार्ज क्यूब कहाँ आ रहा है, उसके सेंटर पर आ जा रहा है। एक क्यूब यहाँ रखेंगे, 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा जिसका साइड लेंथ 2a हो जाएगा, और वो जो चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसके सेंटर पर आ जाएगा। तो उस बड़ा क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि 8 क्यूब है तो 8 से सेंटर पर है तो 8 से तो बराबर बराबर फ्लक्स पास करेगा, तो एक क्यूब के थ्रू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक और इजी क्वेश्चन, ये स्क्वायर प्लेन सरफेस, स्क्वायर प्लेन सरफेस, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है इसी के सरफेस, बताइए चार्ज के कारण इस स्क्वायर प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। 0 ये चार्ज के कारण, हाँ 0, क्यों परपेंडिकुलर 0 हो क्यों जाएगा होगा, सर, प्लेन हाँ ऐसे सोचिए अगर नजारा से, तो एको को छेदन होगा इसमें, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर निकलेगा वो सब रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, तो ये जितना भी निकलेगा वो सब रेडियली, ये धीरे बनाते हैं भाई सब, तो ये इस पर छेद कहाँ होगा, इसके तो सब छूते हुए पास करेगा, छेदन होगा। थोड़ा सा भी ऊपर रहता है ना तो छेद हो जाता, थोड़ा सा भी ऊपर रहे, यहाँ से चार्ज थोड़ा सा भी ऊपर रहे, तब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जो जाएगा इसको छेद कर देगा, लेकिन यहीं पर रहेगा तो छूते हुए जाएगा ना। समझदार है, थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तो फिर उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगा वो सरफेस को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जब एकदम यही रहेगा तो फिर कैसे, तब तो सब छूते हुए जाएगा, एको को छेद में हो, या नीचे जाएगा कुछ को छेद में हो। तो जरा ये बताइए, वही क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं, यहाँ क्यों चार्ज है, क्यों चार्ज यहाँ पर, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ये सरफेस के थ्रू, केवल एक सरफेस, ये बना, नहीं बताइए, ठीक, चार्ज कॉर्नर पर है तो ये वाला सरफेस के थ्रू क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस के, वो भी नहीं बताइए। 0 होगा, 0 होगा, और ये वाला वो 0 भी होगा, 0। और ये वाला 0 होगा, ये तीनों 0 हो जाएगा, तीनों वही बात में होगी यार।
इमेजिन कीजिए, खूब इमेजिन की, कभी काम हो। देखिए यहाँ जो चार्ज रहेगा, यहाँ से लाइन जो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस सरफेस के भी थ्रू जीरो हो जाएगा, छेद नहीं होगा। तीन सरफेस इससे जो लगा हुआ है, तीन सरफेस, उसके थ्रू फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसके तीन सरफेस लगा हुआ है इसमें, यहाँ चार्ज रखे ना, एक सरफेस ये, एक ये, एक ये, तीन को खत्म, ये तीनों से होगा, इससे होगा। यहाँ से लाइन जो निकलेगा इसमें छेद करके निकलेगा, पीछे से भी छेद करके निकलेगा, नीचे से भी छेद करके निकलेगा। एक काम कीजिएगा, ऐसा क्यूब ले फॉर्म का बना लीजिएगा, तार ले लीजिएगा वायर, यहाँ से इसको घुसेड़िएगा, ठीक है, जैसे ऐसे अलग अलग एंगल पर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इधर से जाएगा, जो इधर से इस सरफेस से जो होके जाएगा वो छेद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से जो निकलेगा ना, या यहाँ से जो निकलेगा, एकदम ऐसे तिरछा घुसड़िएगा, इसमें छेद करके निकलेगा, इसमें भी छेद नहीं होगा, नहीं होगा, कोई उपाय नहीं होगा। यहाँ घुसड़िए कोना में वायर, घुसड़िए घुसड़िए कोना में वायर, न इसमें छेद होगा, न इसमें छेद होगा, न इसमें, तीनों में छेद नहीं होगा। उसको छूते हुए पास कर सकता है, लेकिन छेद नहीं होगा, कोना से घुसड़िए। नहीं आ रहा है समझ? ये तीनों सरफेस में छेद नहीं होगा, कोना से ऐसे वायर घुसेड़िए, ऐसे कीजिएगा तो इसे छूते हुए चला जाएगा, ऐसे पास कीजिएगा तो छूते हुए चला जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो इसके नीचे से पास करेगा, यहाँ छेद हो जाएगा, यहाँ छेद हो जाएगा, पर ये तीनों में छेद नहीं होगा। नहीं आ रहा समझ? अरे आया समझ में? इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स Q/24 ये कैसे बता दिए? अरे Q/8 था ना ये, यहाँ पर चार्ज रखे थे तो Q/8 था, Q/8 तीनों को सिर्फ पास कर रहा है। अच्छा हाँ, इसमें छेद हो रहा है, पीछे वाला में हो रहा है, इसमें पीछे वाला में, और नीचे वाला में, तीन को तो हो नहीं रहा है। आई ये इस कॉर्नर पर है, तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस सिमेट्री के अनुसार तीनों से बराबर बराबर लाइन पास करेगा। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? यहाँ क्यू चार्ज है, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा? Q/24 इससे पीछे वाला से भी Q/24, और यहाँ नीचे वाला से भी Q/24। टोटल इस क्यूब से, टोटल क्यूब से Q/24 गुने 3, Q/8 नहीं आया समझ? यहाँ पर चार्ज रखे, यहाँ चार्ज रखेंगे, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, ये सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q/24, नीचे वाला के थ्रू Q/24, और पीछे वाला इधर के थ्रू Q/24, तीन के थ्रू Q/24, बाकी तीन के थ्रू 0 0 0। तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू Q/8। एक क्वेश्चन आप पूछते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर है हाँ। ये स्क्वायर प्लेन सरफेस है, स्क्वायर प्लेन, आपकी क्यूब नहीं लिया, स्क्वायर प्लेन सरफेस, इसका साइड लेंथ कितना a है, a, इससे a डिस्टेंस पर, a ही डिस्टेंस पर, यहाँ कॉर्नर से यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ। बताइए इस स्क्वायर प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो?
आपको लग रहा होगा कि हम ये दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन जो बता चुके हैं वही पूछे, वही पूछे हैं। हाँ वही पूछे, लेकिन सुनने में अलग लगा है, लेकिन पूछे वही। क्यूब के जगह पर आप सुन रहे हैं कि स्क्वायर प्लेन सरफेस है, क्वेश्चन वही है, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। देखिए हम कैसे बनाते हैं, इधर देखिए, एक स्क्वायर प्लेन सरफेस ही है, एक चार ऐसा ऐसा तीन और लीजिए, बिछा दीजिए जमीन पर, 2 4 तीन ऐसा लीजिए, तीन ऐसा और लीजिए, तो चार चारों बिछा दीजिए, 4 ही हो गया। 4 खड़ा कर दीजिए, 8, 4 इधर खड़ा कर लीजिए, 12, 4 इधर खड़ा कर दीजिए, ऐसा ऐसा 16, 4 इधर खड़ा कर दीजिए, 20, 4 बंद कर दीजिए ऊपर से, 24। आइए 4, ये कौन सी बन गया, बड़ा सा क्यूब सा, साइड लेंथ 2a 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 2a, और ये चार्ज कहां पर आ गया सर, ए डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर पर। तो ये पूरा क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कई गो ऐसा ऐसा प्लेन सरफेस लिए सर, 24 गो, तो एक सरफेस के थ्रू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। आइए क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सेम कैसे था, आप बोल रहे थे सेम है, क्योंकि इसमें भी तो क्यूब पर रखे थे, तो यही वाला ना हो गया, ये क्यूब पर रखे, हम आपको यहाँ पर यहाँ रखे, इससे पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन वही नहीं हुआ, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन घुमा दिए, क्यूब नहीं बोले हम, अब की स्क्वायर प्लेन सरफेस, नीचे वाला खाली सरफेस बोलते। अच्छा, सेम क्वेश्चन घुमा दिए हैं, हाँ तो ऐसा ऐसा 2-3 क्वेश्चन और इमेजिन करके उसमें आपको है सब सोचना है। आपका होमवर्क है घंटों भर का, जो नोट्स में है वही सब क्वेश्चन पहले आपको सोचना है। सोचने का तरीका हम सिखा दिए हैं, पहले उस सोचिएगा, फिर अगले दिन सब मिलके घंटों भर 2 घंटा 3 घंटा बैठ के खूब सोचिएगा, नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन है। और उसके बाद नहीं अगर समझ में एक आध दो आया तो पहले वो बताएंगे, और एक उसके बाद एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ वो पहला चैप्टर का, एप्लीकेशन से पहले आपको पहला चैप्टर का जो आप न्यूमेरिकल पूछे हैं वो भी बताएं। पहले ये आप नोट से जितना सोचने वाला है वो सोचिएगा। नोट 4-5 क्वेश्चन और दिया हुआ है, कोई क्यूब में यहाँ रखा हुआ है, यहाँ सेंटर, वो तो आराम है, एक और क्यूब रख दीजिए ऊपर में, बंद हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आधा एक क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, इसमें यहाँ रखा हुआ है, यहाँ इसके सेंटर, तो उसमें क्यू बाई 4 हो जाएगा। एक क्यूब यहाँ रखिए, 2 को क्यूब ऊपर सेंटर पर पड़ जाएगा, किसी तरह से बंद कीजिए और वो चार्ज पड़ जाए सेंटर। सिमेट्री का इस्तेमाल, बंद कीजिए और सिमेट्री का इस्तेमाल, यही दिमाग लगाना है सारे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन उसमें दिया। घंटे ओवर सोचना है, अगले दिन पूछेंगे किसको नहीं समझ में आया, किसको आया, फिर उसको बोलेंगे हम आपको समझाने सोच लेने के बाद, आपको सोच लेने के बाद खूब सोचना, इमेजिन करना।